नमस्ते, सदा वत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचार को। चलिए बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत अब मिसाइल उत्पादन को तेजी से बढ़ाने के लिए 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करने वाला है, क्योंकि भारत के पास मिसाइलों को उत्पादन करने की जो क्षमता है वो काफ़ी बढ़ गई है। लेकिन यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो बना हुआ है वो ये है कि अगर हमारी किसी के साथ जंग होती है तो क्या भारत के पास पर्याप्त मात्रा में भंडार होगा। खास तौर पर मैं बात कर रहा हूँ एंटी टैंक और कंधे से दागे जाने वाले वेरिएंट की, क्योंकि जंग की स्थिति में ये तेजी से खत्म हो सकते हैं। और अभी तक जो हम ट्रेडिशनल प्रोडक्शन का मेथड अपना रहे हैं उससे जो हमारा स्टॉक पाइल है यानी कि भंडार है उसे जल्दी से भरने में कठिनाई हो सकती है, जिससे कि युद्ध की स्थिति में हम फंस सकते हैं। ऐसे में 3D प्रिंटिंग यहाँ पर गेम चेंजर हो जाती है। ये टेक्नोलॉजी खास तौर पर मिसाइल कंपोनेंट्स, विशेष रूप से रॉकेट्स मोटर का उत्पादन के लिए तेजी से और अधिक स्केलेबल सॉल्यूशन प्रदान करती है। खास तौर पर अगर हम बात करें वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की, जो कि युद्ध के समय काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और ये सिस्टम लॉन्च मोटर का इस्तेमाल करते हैं। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में अभी तक हम एक्सट्रूडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें कि काफ़ी वक्त भी लगता है। अगर हमारी प्रोडक्शन की स्पीड इन ट्रेडिशनल मेथड पर रहती है तो हम केवल साल भर में 2000 यूनिटें बना सकते हैं, लेकिन संघर्ष के समय ये केवल 2 महीनों में खत्म हो जाएगी। लेकिन अब DRDO इसके लिए 3D प्रिंटिंग की खोज कर रहा है, जिसके लिए वो एक भागीदार की तलाश कर रहा है और ये टेक्नोलॉजी भारत को काफ़ी बढ़त भी देगी। 3D प्रिंटिंग से मोटर को बनने में केवल 3 से 4 दिन लगते हैं, जबकि एक्सट्रूडर के साथ 3 से 4 हफ्ते लगते हैं। और 3D प्रिंटिंग जो हमारी महत्वपूर्ण मिसाइल कंपोनेंट्स हैं उनके उत्पादन में तेजी ला सकती है और युद्ध के दौरान जो हमारे स्टॉक पाइल्स हैं उन्हें जल्द से जल्द भर सकती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आप सबको मैंने कल डिफेंस अपडेट में बताया था कि भारत का जो $20 बिलियन का MRFA प्रोग्राम है उसमें अब भारत सरकार ने नई पॉलिसी तैयार करी है। लेकिन यहाँ पर फ्रांस की फर्म डसॉल्ट एविएशन को भारत को तकनीकी हस्तांतरण करने में दिक्कतें हो रही है। ऐसे में जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि फ्रांस की ये जो अनिच्छा है टेक्नोलॉजी शेयर करने को लेकर, उससे भारत के MRFA प्रोग्राम को एक बड़ा चैलेंज मिल सकता है, यानी कि चुनौती मिल सकती है। और फ्रांस ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने से तब मना किया है जब भारत ने हाल ही में 26 राफेल मरीन फाइटर जेट की डील को आगे बढ़ाया। और आपको मैं बता दूं कि राफेल के पास करीबन 200 यूनिट्स का बैकलॉग भी है। वहीं दूसरे कंटेंडर्स की अगर बात करें तो जिसमें स्वीडन का साब ग्रुप आता है और रशिया का मिग कॉर्पोरेशन, ये भारत को पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार है। और यूरोफाइटर के मामले में भारत को इस एयरक्राफ्ट की कोर टेक्नोलॉजी भी मिल सकती है, जिसे कि भारत दोबारा से स्वतंत्र रूप से अपग्रेड भी कर सकता है खुद। ऐसे में दोस्तों, किसी एक देश पर ज्यादा भरोसा दिखाना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है आप देखिए। सब पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन कोई तकनीक देना नहीं चाहता। ऐसे में फ्रांस ने यहाँ पर अपने आप को साबित कर दिया है। इसलिए भारत के पास और भी ऑप्शन है जिसके लिए भारत जा सकता है, यूरोफाइटर टाइफून की तरफ या फिर रशिया की तरफ। आपको क्या लगता है इस बारे में दोस्तों? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय वायुसेना के 80 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कंपटीशन में अब एक क्लोज रेस चल रही है C390 और C130J हरकुलिस के बीच। शुरुआती जो एस्टिमेट है वो ये बता रहा है कि एम्ब्रायर का जो C390 मिलेनियम है उसे यहाँ पर कॉस्ट एडवांटेज मिलेगी अपने कॉम्पिटिटर लॉकहीड मार्टिन के C130J पर। एम्ब्रायर ने भारत को प्रपोजल दिया है कि वो C390 एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में करेगा, वो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पैकेज के साथ, जिसमें कि इसकी पर यूनिट कॉस्ट $140 मिलियन से लेकर $160 मिलियन पर यूनिट आ सकती है और ये कीमतें काफ़ी कम है। वहीं दोस्तों, C130J की अगर बात की जाए तो इसकी कॉस्ट जो है $167 मिलियन पर यूनिट है। ऐसे में जो तीसरा कंटेंडर है एयरबस का A400, उसकी कॉस्ट तो $240 मिलियन पर यूनिट है। यहाँ पे दोस्तों एम्ब्रायर का C390 मिलेनियम काफ़ी बेहतर विकल्प भारतीय वायुसेना के लिए हो सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, बीच में डिफेंस अपडेट में आया था कि भारतीय सेना ने कार्बाइन टेंडर में AK-19 को खारिज कर दिया था, जिसके बाद यहां पर एक बड़ा विवाद हो गया था। हुआ यह था कि भारतीय सेना करीबन 4.25 लाख पुरानी कार्बाइंस को बदलना चाहती है, जिसमें कि काफी देरी हो रही है। ऐसे में BSS मटेरियल लिमिटेड ने AK-19 5.56 by 45 mm असॉल्ट राइफल की पेशकश की। भारतीय सेना ने इसे खारिज कर दिया, लेकिन इस निर्णय को BSS ने अदालत में चुनौती दे दी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि AK-19 को मूल्यांकन के खराब स्कोर की वजह से खारिज नहीं किया गया था, बल्कि इसे इसलिए रिजेक्ट किया गया था क्योंकि कंपनी के पास टेंडर जीतने की स्थिति में इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए वित्तीय सहायता की कमी थी, जिसके लिए बैंक गारंटी में कुछ पैसों की आवश्यकता होती है। आपको मैं बता दूं कि AK-19 एक रशियन राइफल है जिसे कि एक्सपोर्ट बाजार के लिए डिजाइन किया गया है और ये बेहतर राइफल मानी जाती है क्योंकि ये नाटो स्टैंडर्ड के 5.56 × 45 mm गोला बारूद को चैम्बर करता है,
जो कि दुनिया भर में कई सेनाओं के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक लोकप्रिय कैलिबर है। क्लाशनिकोव राइफल के संस्करण को AK सीरीज के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसमें काफी सारे एनहांसमेंट किए गए हैं, जैसे कि इसका एनहांस्ड एग्रोनॉमिक्स है, इसके अलावा बेहतर सटीकता है, इसका मॉड्यूलर डिजाइन है। हालांकि ये मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं बता दूं कि AK-19 भारतीय सेना की सारी जरूरतों को पूरा भी करती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना के 30वें सेना प्रमुख के रूप में अपना पदभार संभाल चुके हैं और आज ही जनरल मनोज पांडे रिटायर्ड हुए हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान और चाइना से लगी सीमाओं पर व्यापक ऑपरेशन का अनुभव रखने वाले जनरल द्विवेदी इससे पहले सेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत थे और हम उम्मीद करते हैं कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना को एक अलग ही स्तर पर पहुंचाएं और साथ ही दुश्मनों से भी बेहतर तरीके से निपटें। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, नागपुर की रक्षा कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज ने शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय सेना को उन्होंने अपना नागास्त्र 1 लॉइटरिंग म्यूनिशन डिलीवर किया है और अब ये कंपनी नेक्स्ट जनरेशन के लॉइटरिंग हथियार सिस्टम यानी कि नागास्त्र 2 पर काम कर रही है। और आपको मैं बता दूं कि नागास्त्र 1 को भी कड़े सिलेक्शन प्रक्रिया के बाद चुना गया था, जिसमें कि पॉलिश और इजरायली फर्मों की कंपनियां भी इस कंपटीशन में शामिल थी। जैसे कि मैंने बताया कि सोलर इंडस्ट्रीज लॉइटरिंग 2 हथियार के लिए अपनी कमर कस रही है। नागास्त्र 2 को ट्यूब या फिर कैटापल्ट लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। शक्तिशाली पंच पैक करने वाला नागास्त्र 2 25 किलोमीटर तक की दूरी पर 4 किलोग्राम का वॉरहेड पहुंचा सकता है। केवल 20 किलोग्राम वजनी होने के बावजूद संचार नियंत्रण, पेलोड और लॉन्च मैकेनिज्म सहित पूरी प्रणाली को बैकपैक का इस्तेमाल करके सैनिक के द्वारा आसानी से ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है और कंपनी इस बात को लेकर अश्योर है कि 2024 के अंत तक सेना उन्हें और ऑर्डर दे सकती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, फॉर्मर CIA ऑफिसर ने भारत और पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में हमलों के लिए तालिबान को भारत के द्वारा पैसा उपलब्ध कराया गया है। सारा एडम्स, जो कि फॉर्मर CIA टारगेटिंग ऑफिसर रह चुकी है, उन्होंने कई चौंका देने वाले आरोप लगाए हैं। एडम्स ने दावा किया है कि भारत अफगान तालिबान को $10 मिलियन दे रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पैसे का इस्तेमाल तालिबान के आतंकवादी नेटवर्क तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP के माध्यम से पाकिस्तान भर में कश्मीरी, खलिस्तानी और अन्य नेताओं की हत्याओं के लिए किया जाता है। उनके दावे यहीं नहीं रुक रहे दोस्तों। एडम्स ने आगे बताया कि राजनीतिक पार्टी जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम के तालिबान और अलकायदा दोनों के साथ संबंध है। उनका आरोप है कि वे पाकिस्तान के फाटा पर नियंत्रण करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि यह आरोप काफ़ी गंभीर है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये कोई वेरीफाइड डेटा नहीं है। हालांकि एडम ने काम जरूर किया हो, लेकिन उनके ये जो तथ्य हैं या उनके ये दावे हैं वो चौंका देने वाले हो सकते हैं, जो कि आगे इस चीज़ को जांच के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, कृष्णा डिफेंस एंड एलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसे पहले कृष्णा एलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, वो भारत के रक्षा विनिर्माण सिनेरियो में अब काफ़ी आगे बढ़ रही है। कंपनी अपने विशेष उत्पादों के लिए जानी जाती है, जो कि भारतीय नौसेना और सेना की ऑपरेशनल दक्षता और लचीलापन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कृष्णा डिफेंस नौसेना के एप्लीकेशंस के लिए विशेष उत्पादों की एक श्रृंखला प्रदान करता है। उनकी प्रमुख पेशकशों में बल बार और स्टील कंपोनेंट शामिल है, जो नौसेना के युद्धपोतों के हल के निर्माण के लिए जरूरी होते हैं। ये कंपोनेंट्स न केवल हल्के और दक्षता के लिए इंजीनियर हैं, बल्कि असाधारण ताकत और स्थायित्व भी प्रदर्शित करते हैं, जो जहाजों की मजबूती सुनिश्चित करते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। जम्मू कश्मीर पुलिस प्रमुख RR स्वैन की तरफ से कहा गया कि सुरक्षा एजेंसियां और जम्मू कश्मीर पुलिस के पास बेहतरीन और आधुनिक हथियार उपलब्ध हैं, जिनके जरिए बचे खुचे आतंकियों का सफाया कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इजराइल और जर्मनी से हथियार लाए जा रहे हैं और हमारे हथियार संग्रह में कोई कमी नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इंडियन आर्मी ने पहला स्वदेशी चिप आधारित 4G बेस कैंप शामिल किया है, जिसे कि उन्होंने गवर्नमेंट मार्केट प्लेस पोर्टल के माध्यम से बैंगलोर की कंपनी सिग्नलट्रॉन से खरीदा है। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि उनकी टीम ने 2010 में 4G और 5G नेटवर्क के लिए चिप बनाने के लिए एक फैबलेस सेमीकंडक्टर कंपनी सिंगल चिप की स्थापना की थी। साथ ही उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब जटिल संचार तकनीक के लिए भारतीय चिप पर चलने वाला एक भारतीय सिस्टम सेना में शामिल किया गया है। स्वदेशी चिप का इस्तेमाल करने से इसके ऑपरेशन में सिस्टम की सुरक्षा पर उच्च स्तर का नियंत्रण मिलता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, HAL की तरफ से कहा जा रहा है कि पहला तेजस मार्क 1A भारतीय वायुसेना को जुलाई के एंड में मिल जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। DRDO अब वरुणास्त्र हैवी वेट टॉर्पीडो की बैटरी टेक्नोलॉजी पर इंप्रूवमेंट कर रहा है, जिससे कि इस टॉर्पीडो की रेंज काफी बढ़ जाएगी। अब आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि MP-ATGM क्या है, जिसका जनवरी 2022 में DRDO के द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। क्या ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, जहाज विरोधी मिसाइल है,
या टैंक रोधी मिसाइल है या विकिरण रोधी मिसाइल है? सही आंसर देने वाले के कमेंट को मैं हट दूंगा। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।